वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए शुरू किया गया अभियान एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर क्या बहस खत्म कर देनी चाहिए या फिर नए सिरे से बहस की जरूरत है? ये दोनों सवाल आज बेहद ज्वलंत है। खत्म करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी किए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई कि देखिए मेरा नाम गलती से बढ़ा दिया, मेरा नाम गलती से जोड़ दिया, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई आपत्ति चुनाव आयोग के पास तो कम से कम नहीं दी अभी तक जो जानकारी है। एसआईआर पर अब एक नए सिरे से बहस की जरूरत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि करीब 3000 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी, 90,712 मतदाता केंद्रों पर तैनात बीएलओज और 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलएस के शामिल होने के बावजूद मृतकों के नाम वोटर लिस्ट में आ गए। एक वोटर के 2 एपिक नंबर मिल रहे हैं। तो फिर एसआईआर में क्या स्पेशल है, क्या इंटेंसिव है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। जो हमें मिला है एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत करवाइए। चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है। बिहार में चुनावी शोर के बीच तेजस्वी ने ऐसा तीर छोड़ा जो अब पलटकर उन पर ही आ गिरा है। तेजस्वी ने जो दूसरा एपिक नंबर शेयर करते हुए वोटर लिस्ट ड्राफ्ट से अपना नाम कटने का दावा किया तो उसे चुनाव आयोग ने सबूतों के साथ गलत बताकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम दिखा दिया। अब तेजस्वी के दिखाए दूसरे एपिक नंबर की जांच भी शुरू कर दी। मामला पुलिस थाना तक पहुंच गया है। जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे तो वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। लेकिन आरजेडी और तेजस्वी के सहयोगी इतने पर शांत नहीं बैठे हैं। वो एसआईआर के मामले पर घमासान लगातार मचाए हुए हैं, संसद को ठप कर रहे हैं। अब इंडिया ब्लॉक इस मामले में एकजुट होता दिख रहा है और विपक्षी एकता की धुरी एसआईआर बन रहा है, क्योंकि अब बिहार के बाद बंगाल में एसआईआर की तैयारी है और इसलिए अब दिल्ली से लेकर बंगाल तक इस पर दंगल बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने तो दावा ठोक दिया है कि वो एटम बम लाने वाले हैं। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। वहीं एनडीए और सरकार एसआईआर पर तकरार और तेजस्वी के दावे को गलत बता रहे हैं कि गलत इपिक नंबर पर अपना वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं। अरे भाई, सही इपिक नंबर डालिएगा तो सही निकलेगा, गलत डालिएगा तो गलत निकलेगा। तो अब इस तरह के फर्जीवाड़ा को हल्ला करके रोज सच तो नहीं होगा ना। एसआईआर पर तेजस्वी के दावे और सियासी तकरार का सच जो भी हो, इतना तो साफ दिख रहा है कि विपक्ष को एसआईआर के बहाने एक और हथियार मिल गया है और वो सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहा है। सवाल है कि अगर एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है तो फिर इस पर विपक्ष क्यों इतना हंगामा कर रहा है? और क्या सच में विपक्ष एक झूठा नैरेटिव खड़ा कर रहा है या फिर विपक्ष के जो सवाल हैं वो सच में वाजिब और गंभीर हैं? सवालों के जवाब जरूरी हैं क्योंकि लोकतंत्र में वोट बैंक के अधिकार का रास्ता वोट लिस्ट से ही जाता है और अगर वोट लिस्ट में किसी तरह की गड़बड़ी है तो वो सीधे तौर पर लोकतंत्र पर चोट है। इसलिए इस मुद्दे का जवाब ऐसा होना चाहिए ताकि किसी शक शुबा की गुंजाइश न रहे। लेकिन मुद्दा है कि आखिर ये होगा कैसे? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में और मेरे साथ इस कोशिश में साथ होंगे मेरे विशेष मेहमान जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि काफ़ी लंबा
राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं और बेहतरीन विश्लेषण भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता राजकुमार राजन साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा साहब जुड़ेंगे और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह, जो कि हर चुनाव में ग्राउंड पे जाके आकलन करते हैं कि हवा किस तरफ बहती है और बड़ा सटीक विश्लेषण इनका होता है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में केसी त्यागी सर आपसे मैं करना चाहूँगा, अब जिस मोड़ पे एसआईआर पहुँच चुका है वहाँ पे आपका क्या मानना है कि जो राजनीतिक बहस है एसआईआर पे अब ख़त्म कर देनी चाहिए कि अभी भी कई सारे सवाल हैं जो ज्वलंत बने हुए हैं? देखिए लक्ष्मण जी, सुप्रीम कोर्ट का इस विषय में बहुत स्पष्ट आदेश है और मुझे प्रसन्नता है कि सभी राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नकारात्मक टिप्पणी करने से परहेज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ही चुनाव आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ जो संचालित प्रक्रिया है, हाँ फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के बाद ये प्रक्रिया जो है समाप्त होगी है कि चुनाव आयोग को अधिकार है कि नहीं है इस तरह का काम करने का। कांग्रेस के शासनकाल में 2013 में भी ये प्रक्रिया हुई थी और लक्ष्मण जी, मैं 6 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूं और उसके आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर भी मैं बगैर किसी को एब्यूज किए बगैर कहना चाहता हूं कि वैसे भी हर साल, हर 5वें साल, चाहे विधानसभा का हो चुनाव या लोकसभा का हो, इस तरह की प्रक्रियाएं कि जो लोग मृत हो गए हैं उनके नाम हटाए जाएं, जो 18 साल प्लस के मतदाता हैं उनके नाम जोड़े जाएं। एक दूसरा, वहां की जो प्रक्रिया थी उसको लेकर के जो हमारी विपक्ष की पार्टियों के साथी हैं उनको ऐतराज था। अब वहां पर जो बीएलए बनाए गए थे वो सब पार्टियों के सदस्य शामिल थे। हमारी मित्र पार्टी आरजेडी के भी थे, कांग्रेस के भी थे और संख्या के आधार पर मैं बताऊं तो बीजेपी से ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस के थे जो सारी प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए थे। अब कुछ हो सकता है नामों में गलती रही हो, मैं कोई होली बुक तो है नहीं, जो बीएलए वो गलती नहीं करता। किसी ने बताया उसने गलत पिता का नाम लिख दिया, माता का लिख दिया, ये प्रक्रिया पहले भी होती रही है। अब मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि इस समय जब मैं आपके चैनल पर बैठा हुआ हूं, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और सीपीआई-एमएल जो इफेक्टिव पार्टी है वहां की, उनके किसी भी सदस्य ने अभी तक चुनाव आयोग में दर्ज नहीं कराया है कि इसमें ये फर्जीवाड़ा हुआ है। एक दूसरा, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है अगर फर्जीवाड़ा हुआ है, कुछ नाम गलत हैं, तो आप 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक अपनी राय दर्ज करा सकते हैं कि ये गलत है, उसको करेक्ट करा सकते हैं। नंबर 3, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के नाम काटे गए हैं, ये आरोप पॉलिटिकल है। मेरी जो पार्टी है जेडीयू और जो हमारा नेता है नीतीश कुमार, वो इन्हीं वर्गों की राजनीति कर करके यहाँ पहुंचे हैं और पूरा बिहार नहीं, समूचा देश मानता है कि उन्होंने इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कितने काम किए, इसलिए इन वर्गों के नाम कटेंगे, मैं इससे भी असहमत हूँ। चौथा, मेरे आरजेडी के मित्रों ने आरोप लगाया है कि सीमांचल में जो मुस्लिम माइनॉरिटी इलाके हैं वहां नाम काटे गए हैं, उनकी भी जानकारी के लिए सबसे ज्यादा नाम पटना शहर में कटे। रविशंकर जी को कोई ऐतराज नहीं है जो वहां के सांसद हैं और यूं भी जेडीयू का प्रभाव क्षेत्र ज्यादा न रहा हो आरजेडी जैसा, कांग्रेस जैसा न रहा हो, लेकिन वहां पूर्णिया से भी हमारे एमपी बने हैं जो सीमांचल का हिस्सा है, वहां जेडीयू के एमएलए भी रहे हैं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है, तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मेरा नाम भी मतदाता सूची में नहीं है। उनको कोई जानकारी मिली होगी, मैं उस पर भी कोई एक्यूज नहीं कर रहा। उनके इस आरोप के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि दीघा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची 416 में वो हैं एक, और 2015 और 2020 दोनों चुनाव में जो उनका नंबर था, इपिक नंबर था, वो ये है। अब जो नंबर उन्होंने दिखाया तेजस्वी जी ने, वो नंबर अलग है। तो ये 2 कार्ड गलती जो है चुनाव आयोग की है या ये मैन्युफैक्चर्ड है तेजस्वी यादव जी के किसी के साथी द्वारा। मैं उन पर भी आरोप नहीं लगाता, वो खुद नहीं ये काम करेंगे, लेकिन उन्होंने किसी ने उनको गलत जानकारी दी है।
तो मैं और अधिक इसमें ना कहता हुआ ये कहना चाहता हूं कि अपने बीएलए पर यकीन कीजिए। अब जो है 1 महीने का मौका मिला है, कराइए। अब इसमें एक नया पेच और जोड़ दिया चिदम्बरम साहब ने। वो कह रहे मेरे यहाँ जो बिहारी है उनको बाहर भेजिए, यानी कि जम्मू कश्मीर में तो आर्टिकल 370 खत्म हो गया, अब वो तमिलनाडु में लगाना चाहते हैं। बिहार के साथ साथ अब फिर सवाल वहां का उठता है, वहां नगर निगम का चुनाव आ रहा है महाराष्ट्र में, वहां से बिहारियों को भगाइए। तो एंटी बिहारी जो सेंटीमेंट ये चल रहा है ये रुकेगा इससे, इसलिए बिहार की दोनों पार्टियों को जिम्मेदारी के साथ एक्ट करना चाहिए। धन्यवाद।